आदाब। मुनसिफ टीवी के खास पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। बियॉन्ड बॉर्डर्स में आज बात करेंगे इसराइल हमास जंगबंदी, इमदाद में ताखीर और रुकावट, अमन का आगाज या सिर्फ एक और खामोश तबाही। नाज़रीन, क्या इसराइल और हमास के दरमियान मौजूदा जंगबंदी वाकई अमन की तरफ पहला कदम है या फिर यह सिर्फ एक आर्जी वक्फा है जिसमें इंसानियत सिसक रही है और सियासत जारी है? जी हाँ, एक हफ्ते से जंगबंदी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ज़मीनी हक़ाइक़ भी बदल रहे हैं? क्योंकि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि गज़ा में इमदाद अब भी इंतहाई कम है और इजरायली सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर ताख़ीर और पाबंदियाँ बदस्तूर जारी है। क्या ये जंगबंदी है या सिर्फ एक और सियासी वक्फा जिसमें इंसानी इमदाद का रास्ता पूरी तरह से नहीं खुला है? अभी भी इंसानी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही है। अमन मंसूबे को अमल करवाने में अक़वाम मुत्तहिदा, मिस्र, कतर और अमेरिका सब मसरूफ़ हैं, लेकिन जब तक गज़ा में पानी, खुराक, बिजली और दवा नहीं पहुँचती तब तक क्या अमन की बात एक नारा नहीं है? इसराइल कहता है हम सिर्फ खुद को बचा रहे हैं और हमास कहता है ये मज़ाहमत है, और दरमियान में पिस रहा है आम फ़लस्तीनी इंसान। क्या जंगबंदी मुकम्मल अमन का आगाज़ है या फिर ये खौफनाक खामोशी जो किसी भी वक्त फिर से धमाकों में बदल सकती है? क्या दुनिया वाकई अमन चाहती है या सिर्फ तासुर का खेल खेल रही है? इस अहम मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जो कि एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, निपुण अलम्बैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में मेरे दूसरे खास मेहमान अब्दुल वाहिद हाशमी, आप भी आलमी मंजर पर गहरी नज़र रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत है। निपुण जी, जिस तरह से हमास ने जो अभी खबर आई थी कुछ देर पहले कि मीडिएटर से सीज़ फायर अग्रीमेंट पर इम्प्लीमेंटेशन की डिमांड की है, मतलब इसराइल अभी भी रुकावट बनाए हुए है। कैसे देखते हैं इस जंगबंदी को, इस सीज़ फायर को, जहाँ पर हमास को बोलना पड़ा है कि साहब अग्रीमेंट पर इम्प्लीमेंटेशन करवाएं? देखिए, क्या है कि मैं तो जब से हम लोग 20 सूत्रीय प्लान जब से ट्रम्प लाए थे जी, मैं तो तभी से उसको संदेह के दृष्टिकोण से देख रहा था। हाँ, उसकी बहुत सारी वजह थी, बहुत सारे कारण थे। उसमें कई पॉइंट्स ऐसे थे जैसे मैं 2-3 पॉइंट का जिक्र बार बार कर रहा हूँ जी। उसमें ये लिखा था कि जो नई फोर्स बनेगी आईएसएफ को आप पावर तब ट्रांसफर करेंगे जब आईडीएफ ये तय कर लेगी कि हमास से कोई खतरा नहीं है। यानी कि हमास का खतरा है या नहीं है ये तय करने वाली आईडीएफ होगी और आईडीएफ आईएसएफ को पावर ट्रांसफर करेगी या क्षेत्र को ट्रांसफर करेगी। तो ये तो आईडीएफ की इच्छा पे छोड़ दिया गया था, पहली बात। हाँ। और दूसरा, अब हमास को आप कहते हैं कि हमास जो है इस पूरी वार्ता में कहीं भी शामिल नहीं होगा, एक स्टेक होल्डर नहीं होगा। तो मैं उसकी ओर से भी देख रहा था कि हमास इसको कैसे स्वीकार करेगा। और फिर डी वेपनाइजेशन करने की बात कि हमास को डी वेपनाइजेशन किया जाए। तो ये 3 बातें ऐसी थी जिन पर मैं हमेशा स्टार्टिंग से ही इस पूरे पीस प्लान को संदेह के दृष्टिकोण से देख रहा था। अब देखिए, इजराइल का जो एक मकसद क्या था कि हमास को खत्म करना जी, गाजा पे अपना कंट्रोल करना। और जब हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को, तो देखिए घटना हुई थी 7 अक्टूबर की 2023 में जी। ओके, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन जब ये घटना हो गई तो इजराइल ने अपने बड़े मंसूबे कह लीजिए, बड़े उद्देश्य लेकर चल गया था कि मुझे गाजा पर पूरा कंट्रोल करना है। हाँ। और उस कंट्रोल करने के लिए उसने खूब पैसा भी लगाया, खूब उसका सैनिक भी वहां पर लगे। और एक देश जो अपने आप को हार्ड पावर कहता है, जिसका डिफेंस बजट काफी बड़ा होता है, तो ऐसे देश के बारे में आप ये सोच लेना कि वो अपने मकसद को अधूरा छोड़ देगा या पूरा नहीं करेगा। हाँ। मुझे तभी से इसमें संदेह था। हाँ। यानी इसराइल का या आईडीएफ का मकसद जो था वो अभी पूरा मुकम्मल नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। जी। और देखिए क्या ना, जब उसको बड़े कैनवास पे आप देखेंगे, थोड़ा जूम करके देखेंगे, तो मकसद बहुत बड़ा है कि मेडिटेरेनियन सी का जो सुएज कनाल है उसका एक अल्टरनेट रूट की बात है। और एक आईमैक आपने सुना होगा, आईमैक पर भी अपना नियंत्रण करने की बात है इजराइल की और अमेरिका की। तो अगर आप उस मकसद को देखेंगे तो तस्वीर एकदम क्लियर हो जाती है कि इजराइल का जो मोटिव है वो पूरा नहीं होगा। जब तक मोटिव पूरा नहीं होगा तो इस प्रकार का जो संदेह है, इस प्रकार का जो ये चीजें होती रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव,
बना रहेगा। बिल्कुल। वाहिद साहब, जिस तरह से निपुण जी कह रहे हैं कि ये जो संदेह था ये तो होना ही था, लेकिन क्या फिर ये जो सारी ताकतें इस अमन मंसूबे को कामयाब करने में लगी हैं, चाहे वो मीडिएटर्स हों, मिस्र हो, कतर हो, फिर खुद अमेरिका ट्रंप की तरफ से हो, तो कम से कम सरहदों के जो रास्ते हैं, उनरवा कह रहा था कि हम 10 अक्टूबर से साहब इमदाद पहुंचाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा भी तैयार है, सारे देश तैयार हैं, तो फिर वो इमदाद पहुंच क्यों नहीं रही? वो सब जब मंसूबे में शामिल थे अग्रीमेंट करवाने में, तो इस पर अमल करवाने में क्यों वो जो है सक्षम नहीं है? जब आपके जो है कौलो फेल में तजाद हो तो सूरत हाल यही होती है। डोनाल्ड ट्रंप का बोलना कि हमास ने वहां पे जो दोबारा टेक ओवर किया है गजा को जी, और वहां पे जो एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ओपोनेंट्स हैं, उनको जिस तरह से वहां पे उनको एक तरह से मतलब उनको कंट्रोल में करने के लिए हमास ने कोशिशें शुरू की हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि वो इसको अच्छी नजर से नहीं देखते हैं, और अगर जरूरत पड़ी और अगर हमास ने जो है अपनी ये बागियाना रविश जारी रखी, बेसिकली वो जो फोर्सेस हैं जो हमास के वहां पे एक तरह से आप मानिए कि अपोनेंट्स हैं, तो वो इसराइल के सपोर्टर्स हैं और इसराइल ने उनको वहां खड़ा किया है। तो अब जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है। दूसरा सबसे बड़ा मामला ये है कि वो जो यरगमालियों को रिहा किया और उसके बाद जो लाशों का भी तबादला हुआ दोनों तरफ से, हमास ने भी दिए, इसराइल की तरफ से भी आए जी। इसराइल का ये कहना है कि अभी भी बहुत से कैदी और बहुत सी बॉडीज हैं जिनकी हमें जरूरत है और जो हमास नहीं हैंड ओवर कर रहा है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने पहले ये मुआहदा हुआ था कि 600 ट्रक रोजाना गजा में दाखिल होंगे रफा बॉर्डर से, लेकिन फिर इसराइल ने रोक दिया उसको 50%। अब जो है सिर्फ 300 ट्रक ही गजा के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो सवाल वही है जो आपने कहा कि इतने सारे ममालिक बैठे थे शर्म शेख में, तो ये क्या हो गया अचानक? तो देखिए होता वही है कि जब जो है तो क्या शर्म शेख में ये तमाम चीजों पर बारीकी से गौर नहीं किया गया, या फिर इसका जो पेपर वर्क है, प्लान है, वो सही नहीं तैयार हुआ कि कब कैसे और क्या होगा? ऐसा है, अभी जो है हमारे दूसरे पैनलिस्ट इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी जी कि भाई फलस्तीन जो उसके फरीकैन हैं, जब आप उनको की बातचीत पे उसमें शामिल नहीं करेंगे और आप सब लोग बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? नतीजा यही होगा उसका। तो मेरा ये मानना है कि अंदर फलस्तीनियन अथॉरिटी उसको शामिल करना चाहिए था। महमूद अब्बास आए थे, खड़े हो गए, लेकिन कोई ऐसी उसके अंदर कोई एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें उनको दिखाया गया हो कि डोनाल्ड ट्रंप से या दीगर अफराद से या दीगर जो भी लीडर थे उनकी क्या बात हुई। क्या ये सारे लोग फलस्तीनियन अथॉरिटी को हैंड ओवर करने के लिए तैयार हैं? ऐसा भी नहीं है। हमास को एक तरफ अमेरिका बोलता है फरीक नहीं है, बातचीत में नहीं बुलाएंगे, लेकिन सारे एग्रीमेंट उसी से हो रहे हैं। तो ये जो आपके फॉलो फेल में वो है, हाँ, तो जब कंट्राडिक्शन ही जो है फसाद की जड़ बन रहा है जी। तो जो लोग उसकी पार्टीज हैं, जब उनको ही आप शामिल नहीं करेंगे बातचीत में, तो फिर नतीजा यही निकलता है जी। निपुण जी, जिस तरह से हालात आपने भी बयान किए और वाहिद साहब भी कह रहे हैं कि आपसे आपकी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं वो, लेकिन सवाल ये कि जंगबंदी सीज़फायर वाकई अभी जो शुरुआत हुई है, ये क्या सिर्फ एक टेम्पररी साइलेंस है या फिर इजराइल की तरफ से एक फौजी दबाव है, कम करने की एक स्ट्रेटेजी है? उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब एक इंटरनेशनल प्रेशर इजराइल पे लगातार बढ़ रहा था, अमेरिका में बढ़ रहा था जी, कतर पे अटैक होने के बाद, मेनली हम देखें कतर पे अटैक होने के बाद, तब ये सब बातें शुरू हुई हैं। कतर पर हमला ना हुआ होता तो शायद इस प्रकार की पीस जो हम देख रहे हैं वो शायद ना भी आया होता, प्रस्ताव आया ही नहीं होता। तो कतर पे जब दबाव बनता है और कतर के साथ मुस्लिम देश सब इकट्ठे होकर अमेरिका पहुंचते हैं, फिर यूरोप के देश, तमाम तरह की चीजें आप देखते हैं, तो एक प्रेशर बनता है कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जाए, कुछ ना कुछ तो रखा जाए। तो ये सामने प्रस्ताव रखा गया और आपने बड़ी बेहतरीन बात बोली है अभी थोड़ी देर पहले ही कि क्या कोई प्लान ठीक से तैयार नहीं किया गया था कि कितने दिन में क्या चीजें होंगी, कैसे स्टेप वगैरह लिया जाएगा, कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया, कौन इसकी निगरानी करेगा, इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जी? कि एक अफरा तफरी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, प्रेशर क्रिएट हो रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक इमेज को चमकाने के लिए कि हमने प्लान रख दिया, सामने रख दिया है और उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए। लेकिन जब तक आप इतने लंबे समय के वॉर को लेकर एक मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, और मैं हमेशा बात मानता हूं कि 2007 से हमास जो है वहां पे पावर में है जी। अब कोई भी संगठन इतने लंबे समय से अगर पावर में रहा, लगभग 20 साल ही हो जाएंगे,
और आप उसको एकदम से क्या करें, आप आउट कर देंगे, तुम इसमें पार्टिसिपेंट शामिल नहीं होंगे, तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का इस प्रकार की चीजों को, संगठन को या पीस को इस्टेब्लिश करना आसान कार्य नहीं होगा, क्योंकि लोग अपनी डिमांड को लेकर जो संगठन से जुड़े हुए हैं, और देखिए हमास के प्रति एक सिंपैथी भी कहीं ना कहीं लोगों में और ज्यादा जागी है, क्योंकि इतने लंबे समय तक कोई स्ट्रगल कर रहा है तो वो हमास ही कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैकेनिज्म की कमी थी, और उस मैकेनिज्म के साथ में जो एक होते हैं ना कि नियत कह लीजिए, उद्देश्य कह लीजिए, वो सामने कुछ और है बोलने का, लेकिन अंदर खाने बात कुछ और थी। हाँ, जो छिपाई जा रही है या बताई जा रही है, बात वो है। जी बिल्कुल, ये सही कहा भाई साहब, जिस तरह से करके सामने कुछ और पीछे कुछ और है। लेकिन एक चीज ये है, मैकेनिज्म नहीं है, और अभी जो सीजफायर के दौरान गजा को ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बातचीत हमास से हो रही है, हमास का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन फ़लस्तीन की आवाम, गजा के लोगों की जो अभी ज़रूरियात है, चाहे वो फूड हो, वाटर हो, या इलेक्ट्रिसिटी हो, फिर मेडिकल असिस्टेंस हो, ये कैसे पहुंचेगा? क्या वो सारे ममालिक जिम्मेदार नहीं हैं जिन्होंने ये सारी चीजें तय करवाई है? अब वो कहां गायब है? जी जी बिल्कुल मुनासिब है ये बात जी। सवाल यही है कि जब जो है, देखिए बेसिकली ये है कि इन्होंने मैकेनिज्म और ये सब कुछ, जितनी ये सारी भाग दौड़ की है इन्होंने, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है बहुत स्पॉन्टेनस है। स्पॉन्टेनस इसलिए है कि आप देखिए कि एक तरह से हम वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर डिवीजन देख रहे थे, इवन ब्रिटेन के अंदर, स्पेन के अंदर, और बहुत सारे, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर। तो आप देखिए कि बहुत सारे यूरोपियन ममालिक में, अमेरिका के अलावा यूरोपियन ममालिक के अंदर भी एक डिवीजन पैदा हो गया था। लोग अपनी हुकूमत के खिलाफ सड़क पर थे, बड़ी तादाद में प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट हो रहे थे। इवन जॉर्जिया मेलोनी के यहाँ इटली के अंदर आगजनी की वारदातें बहुत ज्यादा हुई। जब तो फिर एक तरह से उनको भी बैक फुट पे जो है गवर्नमेंट आई उनकी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि बेसिकली क्या हुआ है, ये जो पब्लिक प्रेशर क्रिएट हुआ, और अरब के जो ये पूरे के पूरे एक किस तरह से आप मानिए शासक वर्ग जो है ये जी, तो ये जितने हुक्मरान हैं इनको भी ये खौफ था कि कहीं पब्लिक प्रेशर हमारे यहाँ भी उसी तरह का क्रिएट ना हो। तो उसको शांत करने के लिए, काम डाउन करने के लिए अचानक ये सारी एक्सरसाइज की गई है। वरना अगर ये वाकई सिद्ध के दिल के साथ बैठते तो पूरे का पूरा मैकेनिज्म तैयार होता। अब आप देखिए कि मिस्र एक तरफ बोलता है रफा बॉर्डर मिस्र से ही मिलता है, मिस्र की तरफ से ही ट्रक आएंगे। अब आप बताइए कि क्या मिस्र ने, फत्ताह अल सीसी ने, जिन्होंने पूरी इस पीस कॉन्फ्रेंस को 2-3 दिन पहले होस्ट किया था, क्या वहां से कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है? इसराइल ने अगर कहा है 600 नहीं सिर्फ 300 ट्रक जाएंगे, मुझे नहीं लगता तक कोई मिस्र की साइड से, अभी जो है मिस्र के वजीर खारिजा भारत के हैं दौरे पे, जहां भी ऐसा कोई बयान देखने को हमें नहीं मिला है। तो सवाल है कि जो होस्ट कंट्री है जिन्होंने ये पूरी की पूरी नेगोशिएशन किया है, तो वही आता है कि आपकी नीयत कैसी है, क्या आप वाकई सीरियस टॉक चाहते थे? तो बेसिकली यह है, अभी आप देखिए रिसेंटली वाशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट शाया की है, वो एक कंसोर्शियम है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का इंटरनेशनल, उसकी एक रिपोर्ट है, और वो बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि जितने हुक्मरां हैं, चाहे बहरीन हो, चाहे कतर हो, चाहे तुर्किया हो, चाहे सऊदी अरब हो, मुत्तहिदा अरब इमारात हो, मिस्र हो, इन सबकी इसराइल के साथ बैठ करके इंटेलिजेंस शेयरिंग और बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो ये सारे लोग अंदर खाने क्या क्या कर रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा को रिवेरा बनाने की बात की थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे हुक्मरान अंदर खाने साथ हैं लेकिन पब्लिक प्रेशर ना हो जाए इसलिए सिर्फ इस तरह की मीटिंग वगैरह करके। तो ये सारी की सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है ये एक पब्लिक को धोखे में रखने वाली चीज है, और जब तक ये इसको रखेंगे तो सिर्फ हमें इस तरह के सिर्फ पॉज देखने को मिलेंगे। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग पीस चाहिए तो जमीनी हकीकत को मानना पड़ेगा। फलस्तीनियों की जो भी उनका मकसद है, जो भी चीजें हैं, जो उनके अज़ाइम हैं, उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप इसी तरह से खाना और पानी रोकेंगे तो वहां पे वोलेटाइल सिचुएशन हमेशा रहेगी। और इसराइल ठीक है, आज ताकतवर है, हमने देखा है, दुनिया ने देखा है, सल्तनतों का उरूज ज़वाल सबका आता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि यही जो है थर्ड वर्ल्ड वार की जो है एक तरह से पृष्ठभूमि बने। तो इसको जो है पूरी दुनिया के जितने होशमंद हुक्मरान हैं उनको सोचना चाहिए। बिल्कुल निपुण जी, जिस तरह से वाहिद साहब कह रहे हैं कि इस तरह के हालात हैं, ये टेम्पररी एक ब्रेक लिया था, सारे कंट्रीज में अपनी अपनी जनता का एक दबाव था, इजराइल पर भी फौज का दबाव था, ठीक है,
लेकिन क्या इंसानी बुनियादों पर ह्यूमैनिटेरियन बुनियाद थी या सिर्फ एक सियासी शर्त है, इस पर काम हो रहा है? और तुर्की ने यह बयान दिया है कि जब जैसी ज़रूरत होगी मैं अपना रोल अदा करूंगा। ये लोग आगे तो आ रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली नज़र नहीं आते। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन तमाम देशों की है कि इजराइल पर दबाव बनाए, ट्रंप के जरिए, अमेरिका के जरिए, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। आपकी ऑडियो नहीं आ रही निपुण जी, ऑडियो अनम्यूट कीजिए। जी जी हाँ हाँ जी, सॉरी, माफी चाहूंगा जी। देखिए, आपने जो कहा कि नैतिकता की बात की, आपने मानवता की, यूनिटी ग्राउंड्स की बात की जी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक विभत्स चेहरा कह लीजिए, इसको चेहरा आप जैसा भी कहना चाहें कह सकते हैं, लेकिन ये है कि नैतिकता दम तोड़ देती है जब बात होती है हितों की। और हितों में अपने अपने हित, अपने अपने देश अपने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं जी। अब टर्की ने ये कहा, सऊदी ने ये कहा, मुझे लगता है कि ये सब कहते ही हैं, रियलिटी में ग्राउंड पे आकर क्या काम किया। 2 साल तक आपका वॉर चलते हुए हो गया, 2 साल में इन्होंने क्या स्टेप्स लिए। जब कतर पे अटैक हुआ तब जाके ये सब सोई भी नींद से जागे और जाके अमेरिका, भैया ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। वो भी अमेरिका इसलिए इन्वॉल्व हो गया क्योंकि कतर में उसके हैवी इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, हैवी इसके खुद उसका अपना जो आर्मी का बेस है वो आपका कतर के अंदर है। उस तरह के इक्वेशन बिगड़ते हुए दिखाई दिए, तो कहीं ना कहीं उस इंटरनेशनल प्रेशर में आकर इजराइल की जनता का प्रेशर भी आप कह सकते हैं, इधर आपका पूरा वर्ल्ड के ऊपर जो अमेरिका का दबाव आया, तो मुझे लगता है टेम्परेरी तरीके से बोलने के लिए। और ये था कि बहुत लंबा समय हो गया, करके देखते हैं जो कैदी हैं उनका क्या अदला बदली हो जाए, तो इससे क्या होगा, इजराइल के ऊपर भी यह दबाव कम होगा कि हाँ भाई आपने जो बंदी थे उनको छुड़वा लिया। उसमें भी बहुत सारी बातें आ रही हैं कि जैसे 4 बंदे छोड़े गए, उसमें एक वो है नहीं जो था, होना चाहिए था, उसने किसी और को भेज दिया, उस प्रकार की चीजें भी सामने आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कह लीजिए, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में कह लीजिए, पूरे डांस में कह लीजिए, जिनका सॉल्यूशन निकालना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, बड़ा बेमायनी सा हो जाता है, जब तक एक खास तरह का कोई एजेंडा सामने लाया जाए। मुझे अभी भी बहुत उम्मीद नहीं है इसको लेकर, क्योंकि उम्मीद इसलिए नहीं है कि जिस प्रकार की बातें करने की बातें हो रही हैं, जिस प्रकार की चीजें हो रही हैं, तो इजराइल का मकसद पूरा नहीं। और अमेरिका जो है, ठीक है, अंतोगत हुआ रहेगा तो इजराइल के साथ ही ना, वो हर तरीके से कुछ भी कर ले, कैसा भी कर ले, लेकिन इजराइल को छोड़कर पूरा मतलब उसके पॉलिसी चलने वाली नहीं है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का मेजर फैक्टर है इजराइल, ये हमको समझना पड़ेगा। और इजराइल का साथ किसी के उन पर नहीं छोड़ेगा। और इजराइल का सिंपल सा कहना, देखिए मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक चेहरा ये है कि जो हार्ड पावर कंट्री होता है उसका सिंपल बात ये होती है कि मैं अपनी जनता से हैवी टैक्स वसूल कर रहा हूँ, किसके लिए, डिफेंस के लिए, और मैं अपने नागरिकों को सिक्योरिटी नहीं दे पाया हूँ, तो दैट इज अ फेलियर ऑफ माई स्टेट। वो स्टेट का इसको फेलियर लेकर चलता है, और उस फेलियर को बचाने के लिए वो दूसरे क्षेत्र में जाकर कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि ये उसके वजूद का प्रश्न बन जाता है। हाँ, अभी वही है। लेकिन निपुण जी एक चीज है, जॉर्डन की बात करें, सीरिया के, मिस्र की बात करें, यहाँ से जो सरहदें लगती है, यहाँ से जो रास्ता है, कम से कम ये 2 मुमालिक कहते कि भाई हमने ये सारा मामला करवाया है, हमें इमदाद ले जाने दीजिए। ये मुल्क कम से कम इतना तो बता सकते हैं इजराइल को। नहीं देखिए, क्या इसमें भी सक्षम नहीं है ये लोग इजराइल के सामने? नहीं, इजराइल के सामने तो देखिए अब बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, इजराइल के सामने कौन सक्षम है? 6 देशों पर अटैक किया इजराइल ने इन 2 साल के अंदर, और कतर भी क्या कर पाया? कतर ने कोई रिप्लाई किया? ईरान इतना हीरो बन रहे थे, ईरान के हम ये कर दें वो कर देंगे, ईरान शांत बैठ गया ना पूरे प्रकरण के बाद। कतर ने कहा कि हम बदला लेंगे, कतर में जाके इजराइल ने मार दिया। अब तक कतर का रिप्लाई आया? केवल अमेरिका जाकर पीस टॉक लाने के अलावा। टर्की बोलता है, टर्की का एक मुझे आप स्टेप बताइए जो उसने हमास के लिए किया हो किसी तरह का, इजिप्ट का कोई स्टेप लिया गया हो, तो ये कहने की बात है। और मिस्र तो बहुत पहले ही इजराइल के साथ जुड़ चुका है। देखिए क्या है कि ये जो पूरा मसला है, ये केवल इजराइल और गजा का मसला नहीं है, ये केवल इजराइल और अरब का मसला नहीं है। इस मसले में अमेरिका भी शामिल है, चाइना भी, बैक में इंटरनेशनल पावर्स जिसको बोल सकते हैं, ग्लोबल पावर्स बोल सकते हैं, वो इसमें शामिल हैं। और वो नहीं चाहती कि इजराइल अमेरिका इस वॉर से बाहर निकले,
जी। तो बहुत सारी चीजें इसमें फैक्टर यानी एक सियासी खेल हो रहा है, हमास के कंधे पर रखकर या इजराइल के कंधे पर रखकर ये खेल खेला जा रहा है। मैं तो शॉर्ट में एक बात बोलता हूँ, एक सिंपल सी बात है जी। गाजा एक अखाड़ा बन चुका है और पहले से बना हुआ है एक अखाड़ा, जहां पर क्या होती है, नूरा कुश्ती होती है किन के बीच में, ग्लोबल पावर्स के बीच में। सामने हमको प्लेयर दिखते हैं इजराइल या अरब के कंट्रीज। बहुत सिंपल सी भाषा में मैं ऐसी बात को उसको दोहराता हूँ। बिल्कुल वाहिद साहब, जिस तरह से हमास और इसराइल के बीच ये अमन की बात हुई, तो क्या ये एक वक्ती सियासी फायदा उठा रहे हैं दोनों, या फिर हमास सिर्फ सीजफायर के जरिए अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहती है? इजराइल और हमास दोनों के लिए है, और इजराइल ग्लोबल प्रेशर से बचने के लिए सीजफायर का सहारा ले रहा है। जी, ऑलमोस्ट जो है सूरत हाल यही है। दूसरी बात जो है वो ये है कि आलम अरब के अंदर जो है उन्होंने अभी कुछ साल पहले तक एक पब्लिक अपराइजिंग देखा है, जिसको हम बोलते हैं अरब स्प्रिंग। उसको ठीक है दबाया गया, कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो जो है बहुत सारी चीजें अंडर करंट रहती हैं। दूसरा जो है सबसे बड़ा मसला ये है कि नेतन्याहू के खिलाफ बहुत सारे जो है केसेस वगैरह हैं अदालत में। अभी आप देखिए 2-3 रोज पहले पेशी हुई है उनकी। और जो है तो और जब डोनाल्ड ट्रंप गए हैं वहां नेसेट के अंदर, उन्होंने एड्रेस किया है इसराइली पार्लियामेंट को, तो वहां उन्होंने इसराइल के जो प्रेसिडेंट है उनसे बोला है कि आप इनको पार्डन दीजिए। तो कुल मिलाकर के ये है कि इस वक्त सूरत हाल वैसी है कि मैं सिर्फ इसको इसी नजरिए से देखना चाहता हूं, मतलब जो चीज दिखाई दे रही है तो वो ये है कि ये सिर्फ एक पॉज है, और ये पूरे का पूरा जो है इसको जो है एक वोलेटाइल उसमें पूरा वर्ल्ड का जो है पूरे का पूरा हर हुक्मरान तबका इसमें सिर्फ जो है बहती गंगा में जैसे बोलते हैं हाथ धोना, तो सिर्फ वो बहती गंगा। और ये जंगबंदी नेतन्याहू की माफी के लिए भी की गई है, जैसा कि ट्रंप ने कहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ट्रंप ने खुलेआम बोला इजरायली पार्लियामेंट के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम बोला और वहां के सदर से बोला कि आप इनको माफी दीजिए। तो सीधी सी बात यह है कि सबको एक वॉक ओवर चाहिए। ट्रंप को भी दिखाना है दुनिया को कि देखिए मैं वार रुकवाने के लिए आया था, मुझे ज्यादातर लोगों ने वोट लिए दिया जी। तो ये सब जो है, और हमेशा वो बोलते हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान जंग रुकवा दी, मैंने ये वाली जंग रुकवा दी, मैंने 8 देशों की जंग रुकवा दी, मैंने थाईलैंड कंबोडिया, तो वो बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन सवाल वही है कि भाई यूक्रेन के अंदर क्राइसिस चल रहा है, गजा के अंदर भी, तो इस तरह की चीजें हैं। देखिए ऐसा है कि दुनिया जो है शुतुर्मुर्ग अगर बनना चाहेगी कि एक बहुत बहुत बड़ा जो है आप एक स्टॉर्म आ रहा है और आप शुतुर्मुर्ग जैसे बन जाएं, गर्दन छुपा लें, ये गर्दन छुपाने की कितनी भी कोशिश करें, अगर इस मसले का हल नहीं हुआ तो सिचुएशन वोलेटाइल होती जाएगी। और एक रोज ऐसा आएगा कि इनके हाथों से खासकर इस तरह की सूरत हाल में तो बच ही नहीं पाएंगे। निपुण जी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, ये सारी चीजें हैं, जियोपॉलिटिक्स हो सकती है, जो भी हो रहा है, लेकिन फलस्तीन की जो जनता है उनका मुस्तकबिल, फ्यूचर क्या है? बड़ा बेहतरीन प्रश्न आपका है। और देखिए इस तरह के इश्यूज को लेकर फलस्तीन की जनता का फ्यूचर, तो देखिए एक तो इतनी बड़ी आबादी को हटा देना पॉसिबल नहीं हो पाता, और होता क्या है कि जितने भी आपके जो बॉर्डर वाले कंट्रीज हैं उन्होंने फिलिस्तीन की जनता के लिए रास्ते खोले नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल कुछ उसी तरह का जैसे वेस्ट बैंक में कंट्रोल है वैसे ही कंट्रोल बनाकर गाजा में कार्य करेगा। इसके अलावा कुछ नहीं कि हम ये सोचे कि गाजा को बिल्कुल फ्री कर देगा और लैंड से वापस चला जाएगा। मुझे इस बार ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कंट्रोल कर कर वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर सब तैयार करेगा इजराइल, लेकिन फुल्ली कंट्रोल अपना रखेगा। यानी कोई सियासी हल जो है सीधे तौर पर होने वाला नहीं है, इजराइल का ही कंट्रोल रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, वाहिद साहब आपका भी, निपुण जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। बहरहाल जिस तरह से अभी बात हो रही कि इसराइल हमास जंगबंदी में गजा की जो सूरत हाल में कोई तब्दीली आई है, जंगबंदी के बाद इमदाद में ताखिर और रुकावट का क्या मतलब है? जंगबंदी तो हो गई, मगर क्या इंसानियत भी बच गई है? ये बड़ा सवाल है। बियॉन्ड बॉर्डर्स में फिलहाल इतना ही। आदाब।